सुप्रभात बच्चों। हम पाठ सपनों के से दिन पढ़ रहे थे, इसका वाचन कर रहे थे, जिसमें लेखक अपने बचपन के दिनों की कुछ बातें और कुछ अनुभव सुना रहा था, व्यक्त कर रहा था। चलिए हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक ओर तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे। यानी कि जब लेखक फेल हो जाते थे तो उन्हें बड़े होने का तो एहसास होता था, लेकिन पुरानी कॉपी और किताबों को देखकर उन विषयों के जो अध्यापक थे उनसे उन्हें डर लगता था, क्योंकि वो उनसे पिछली श्रेणी में पढ़ चुके थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। पहले 2-3 सप्ताह में खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होते। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में खूब कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। यानी जब लेखक छुट्टियों में अपने घर या नानी के घर जाता तो किस तरह से नानी जो थी वो उनको तरह तरह की चीज़ें देती थी। और कहीं ना कहीं ये सभी बच्चों के साथ होता है कि शुरुआती दौर में कुछ बच्चे क्या करते हैं, छुट्टियों का जो गृह कार्य दिया जाता है उसको समय से पूर्ण नहीं करते और अंत में बहुत ही परेशानी उठाते हैं। गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगती, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते। यानी कि किस तरह जब बच्चे अपनी नानी के घर नहीं जाते तो कैसे अपनी छुट्टियां व्यतीत करते हैं, इसका वर्णन उपरोक्त पंक्तियों में दिया गया है। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिरने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचने कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम
होते होते जैसे भागने लगते, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूर्य भागकर दोपहर में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते, स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओम हुआ करता। यानी कि जो बच्चे हैं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि गृह कार्य को पूर्ण नहीं करते और केवल उसके पूर्ण होने का हिसाब लगाते हैं, लेकिन अंततः वह जो डर है वो उन पर हावी होने लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गृह कार्य पूर्ण न करने की बजाय मार खाना अधिक पसंद करते हैं, किसी तरह की पनिशमेंट को लेना अधिक पसंद करते हैं। तो उनमें एक बच्चा था ओम, जो कि सभी बच्चों का नेता हुआ करता था। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मारपीट का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हाड़ी जितना बड़ा सिर, यानी कि हांडी के जितना बड़ा सिर था। उसके ठिगने चार बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं, सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता था कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल कोयले से चलने वाला इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधे कतारों में कदम के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतमचंद पीटी लड़कों की कतार के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता ताकि आगे पीछे लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। यानी कि उस वक्त जो शिक्षक थे वो बहुत ही मतलब बच्चों के साथ उनका संबंध कहीं ना कहीं डर से बना था। यदि हम आज के समय की तुलना इस समय की करें, लेखक के समय की करें, तो आज समय बहुत ही बदल रहा है। शिक्षक और जो छात्र है उसके संबंध अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। इस तरह से लेखक अपनी विद्यालय की घटनाओं को वर्णित कर रहा है। चलिए बच्चों, अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।